हेलो फ्रेंड्स, गुरु मंत्रा सिविल क्लास में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज का जो ये सेट है, ये प्रीवियस ईयर यूपीएससी में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है। इसमें फिजिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा गया है 66 तक, उसको हम लोग देखेंगे। और इसको देखने के बाद जो है आप देख पाएंगे कि क्वेश्चन का नेचर क्या है। साथ ही कुछ प्रश्नों का जो रिपीटेशन होता है उसका भी आपको फायदा मिलेगा। और दूसरी बात है, आप अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं इसको देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं हम प्रश्नोत्तरी की ओर। तो हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। और ये प्रश्न है कि निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें देखते हैं कि न्यूट्रॉन जो है, ऑक्सीजन जो है हमारा, सॉरी, हाइड्रोजन जो है हमारा आंसर होगा, कि जिसमें जो है न्यूट्रॉन नहीं होता। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तांबा में। क्योंकि हम लोग जब देखते हैं कि ऑक्सीजन का जो है परमाणु परमाणु जो क्रमांक होता है और परमाणु संख्या, मतलब कि इसका जो एटॉमिक मास होता है जिसको द्रव्यमान संख्या बोलते हैं, इस दोनों को घटाते हैं तो हमें जो है न्यूट्रॉन प्राप्त होता है। नाइट्रोजन में भी वही होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि Z इक्वल टू P इक्वल टू E, और वही A बराबर हम लोग जानते हैं P प्लस N। तो इस माध्यम से हम लोग जो न्यूट्रॉन की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग हाइड्रोजन में आते हैं तो हाइड्रोजन में हमें पता चलता है कि जब हाइड्रोजन सामान्य रूप से होगा तो इसमें जो है द्रव्यमान संख्या 1 और परमाणु संख्या भी 1 होगा। और जब हम इसको 1 में 1 घटाएंगे तो हमें 0 प्राप्त होता है। और 0 जब प्राप्त होता है तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन में जो न्यूट्रॉन की संख्या नहीं है। लेकिन हाइड्रोजन के अन्य समस्थानिक की अगर हम चर्चा करें, जिसका जैसे कि ये सामान्य हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक जिसका द्रव्यमान संख्या 2 होता है, और एक अन्य है जिसका द्रव्यमान संख्या 3 होता है और परमाणु संख्या 1 ही रहेगा समस्थानिक में। तो ये जो हमारा है ये ड्यूटेरियम है, जिसको बाद में जो है भारी जल बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। और यही हमारा जो है ये ट्राइटियम इसको बोलते हैं। और ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के रूप में इसको जाना जाता है। हालांकि इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि परमाणु संख्या से संबंधित चीजों को लेकर कि आवर्त सारणी में जिसकी भी परमाणु संख्या 83 से अधिक है तो वो जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो गए। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। और फिर हम आगे देखते हैं इसमें कि हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक इसका 1 होता है, और साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक का कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। और भारी हाइड्रोजन समस्थानिक में 1 न्यूट्रॉन होता है, जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखिए और चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो आपका दूसरा नंबर प्रश्न है कि एंगस्ट्रॉम इकाई है, तो हमारा आंसर इसमें यही हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य हो जाएगा। ऊर्जा, आवृत्ति, वेग ये सब अलग अलग है। ऊर्जा का हम लोग जो है जूल जो है वो ऊर्जा की इकाई होती है। वही आवृत्ति के लिए हम लोग हर्ट्ज देखते हैं। वेग का जो है हम लोग मीटर पर सेकेंड देखते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको देखते हैं कि ये जो है इसका यूनिट है। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 जो है वो मीटर होता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। इसके अलावा जो है अगर हम लोग तरंग दैर्घ्य का डेफिनेशन की बात करें तो हम पाते हैं क्या है कि तरंग दैर्घ्य जो है किसी भी श्रृंग और गर्त के बीच की जो दूरी है वो तरंग दैर्घ्य होता है। और ऊपर वाला जो एक ये श्रृंग कहलाता है और नीचे वाला जो है वो गर्त कहलाता है। और ये हमारा जो इस तरह से चलते रहता है तो इसी को हम लोग तरंग दैर्घ्य करते हैं। शांत जल में जो है अगर हम कोई पत्थर फेंकते हैं तो उस समय जो पानी का विक्षोभ देखते हैं तो उसकी भी आकृति इसी तरह बनती है। या कोई रस्सी को हम किसी एक सिरे में बांध दे और फिर हम उसको खींचते हैं तो वो भी इसी तरह का आकृति बनाता है। इसके अलावा स्प्रिंग वगैरह भी जो इसी तरह का रहता है। तो हम कह सकते हैं कि तरंग दैर्घ्य में जो श्रृंग गर्त है वो किस रूप में जो है वो काम करता है। तो इसके अलावा हम चलते हैं अन्य प्रश्न की ओर। तरंग दैर्घ्य के अलावा आवृत्ति को मापा जाता है। तो आवृत्ति को जो मापा जाता है तो वो हर्ट्ज में मापा जाता है।
और ये प्रश्न बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, और कई बार इसका रिपीटेशन भी हुआ। तो इसकी जो मात्रक है वो हर्ट्ज होता है, और आवृत्ति जो होता है तो वो 1 सेकेंड में जो है जब मानते हैं कि 1 सेकेंड में जो दोलन करता है, पर सेकेंड दोलन करने की जो संख्या है, तो दैट इज नोन एज आवृत्ति, मॉड्यूलेशन होता है, और ये हमारा जो है हर्ट्ज कहलाता है। और हर्ट्ज जो है जाता है कि आकाशवाणी पटना है, और अब आप इतने मेगा हर्ट्ज पे जो है आप सुन रहे हैं। तो ये जो हर्ट्ज है तो ये उसी आवृत्ति के, और आवृत्ति के लिए हम लोग देखते हैं आयन मंडल के कारण ही जो है ये सब जो है तरंग, ये सब तरंगे जो है हमें देखने को मिलता है आयन मंडल की उपस्थिति के कारण, क्योंकि रेडियो से रिलेटेड जो भी तरंगे होती है वो आयन मंडल में ही घटित होती है। इसके अलावा मीटर पर सेकेंड जो है, मीटर के पर सेकेंड जो है ये हम लोग जो चाल वगैरह सब देखते हैं, वेग वेग हम लोग देखते हैं, वेग एक देखते हैं, वेग मीटर पर सेकेंड है, जबकि त्वरण का क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड उसका। रेडियन स्टेरेडियन हम लोग जब 7 मूल मात्रक देखते हैं तो उसमें होता है, और वाट जो हम लोग देखते हैं, ये जो वाट होता है हमारा, जो ये वाट है ये शक्ति का ऐसा मात्रक है। तो इसके अलावा चलिए हम इसको देखते हैं कि आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है। मनुष्य जो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति को सुन सकता है, और 20 हर्ट्ज से नीचे जो है वो जो है इंफ्रासोनिक जो है, इंफ्रासोनिक पराश्रव्य कहलाता है, जिसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं, वो कुत्ता वगैरह जो है सुन सकता है, और ये श्रव्य ध्वनि है। और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जो है वो जो है वो अल्ट्रासोनिक वेव है, जिसका प्रयोग जो है हम लोग जानते हैं कि सोनार के माध्यम से जो है सोनार में किया जाता है। और सोनार क्या होता है आप जानते हैं, सोनार जो है ये कोई भी वस्तु या बड़े बड़े जहाज जब समुद्र में अचानक गायब हो जाती है, या फिर कभी कभी डूब जाती है, तो उसका एग्जैक्ट पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग। और इसमें जो प्रयोग होता है जो तो उसमें हम लोग ये भी जब अभी जो हम लोग देखे अल्ट्रासोनिक जो वेव देखे उसी का प्रयोग होता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि अगले प्रश्न में कि घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या होते हैं। तो इसमें जो होता है वो सिलिकन सोडियम सिलिकेट है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, जर्मेनियम ऑक्साइड है, टाइटेनियम ऑक्साइड है। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो आंसर है हमारा सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, SiO2 हमारा जो है ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसके प्रयोग के माध्यम से ही जो है इसमें जो है अस्थायित्व को प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा जो है हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें जो है घड़ी में प्रयोग होने वाले जो क्रिस्टल है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के होते हैं। यदि प्राकृतिक रूप से इनमें कुछ रॉक क्रिस्टल और राइनोस्ट्रीन वगैरह भी पाए जाते हैं, जिसका वाणिज्यिक रूप से उपयोग होता है, मानव निर्मित होते हैं। कार्ट्रिज क्रिस्टल का प्रयोग जो है वो रेडियो टेलीविजन में होता है। तो इस तरह से हम लोग जो है देखते हैं कि उसमें सोडियम सोडियम के अलावे जो हम लोग देखते हैं क्या यहाँ जो आंसर होगा हमारा सिलिकॉन डाइऑक्साइड होगा। इसके अलावा जो 5 नंबर जो प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। 5 नंबर जो प्रश्न है उसमें है कि हर्ट्ज किससे मापा जाता है, अभी चर्चा हमारी हुई है, इससे आवृत्ति में मापा जाता है, और इसका ऐसा मात्रक है, और इसे HZ से जो है डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि 6ठा नंबर प्रश्न विद्युत शक्ति जो है कि यूनिट क्या है। तो शक्ति, विद्युत शक्ति जो भी है उसकी यूनिट जो है आंसर हमारा जो ऑप्शन है वो एम्पियर है, वोल्ट है, कूलम्ब है, वाट है, तो हमारा आंसर यहाँ वाट हो जाएगा, क्योंकि शक्ति का वाट ही होता है। और वाट क्या होता है, कार्य करने की जो दर होती है, कार्य करने की जो दर होती है, तो वही हमारा जो है वो शक्ति का होता है। तो कार्य और हमारा दर हो गया। तो कार्य और दर में हम लोग देखते हैं, कार्य का जो है हम लोग लिखते हैं W लिखते हैं, और दर का जो हम लोग टाइम लिखेंगे। तो कार्य का जूल होता है और दर का सेकंड, तो जूल पर सेकंड को ही जो हम लोग वाट से डिनोट करते हैं, और ये इसका ऐसा यूनिट होता है। तो इस तरह से हम लोग इसको देखते हैं। और विद्युत शक्ति, और जब घर में प्रयोग जो हम लोग बिजली करते हैं और उसका जब हमें मापना होता है, तो हम लोग हालांकि उसमें यूनिट मेथड से वो प्राप्त करते हैं एनर्जी के लिए कि कितना हमने व्यय किया।
विद्युत कितना उपभोग किया वो यूनिट में करते हैं, और यूनिट का ही दाम जो है सरकार के द्वारा निर्धारित होता है। तो वो सब चीजें हम लोग आगे देखेंगे। इसके अलावा जो है अगला प्रश्न है कि दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य जो है उसकी कितनी होती है। तो जब भी वर्ण विक्षेपण होता है, जब हम लोग देखते हैं कि ब्रिज में श्वेत प्रकाश गुजरता है तो ये 7 रंगों में बढ़ जाता है। ये नीचे में बी देखते हैं, ऊपर में हम लोग आर देखते हैं, जिसको विबग्योर बोलते हैं, बैनी या पिनाला बोलते हैं। तो वायलेट कलर का जो तरंग दैर्घ्य है वो कम होता है, और इसका जो रेड का जो है वो तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। तो इसका एक माना जाता है कि 3900 से लेकर जो है वो 7600 एंगस्ट्रॉम जो है वो होता है। तो हमारा आंसर इसमें जो है बी है हमारा आंसर। इसका डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं। इसमें जो है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के संबंध में कोई निश्चित रेखा निर्धारित करना कठिन है यदि व्यक्ति की उम्र, आंखों की क्षमता, प्रकाश स्रोत की दूरी और तीव्रता आदि ध्यानों पे है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उम्र के हर एक पड़ाव पर जो है आदमी की क्षमता जो है, आंखों की देखने की जो क्षमता है वो अलग अलग हो जाती है। तो उसी के तौर पे जो है इसकी जो सीमा है वो 320 नैनोमीटर से 860 नैनोमीटर अर्थात 3200 एंगस्ट्रॉम से 8600 एंगस्ट्रॉम रखा गया है। और अगर हम उपर्युक्त आंसर को देखें तो इस बीच में जो है हमारा एक टैली करता है 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7600 एंगस्ट्रॉम। तो यही हमारा जो है यहाँ मान्य आंसर होगा। इस तरह से फिर हम आगे देखते हैं 8 नंबर की सौर विकिरण जो है वो किस प्रांत में दिखता है। तो यहाँ जो है प्रश्नों में ये होगा कि उसका रेंज पूछा जा रहा है कि सौर विकिरण का जो है क्या रेंज है। तो हमारा 100 से 400 नैनोमीटर है। आगे हम देखते हैं कि सेकेंड जो ऑप्शन है हमारा वो है 400 से 700 नैनोमीटर, और यही हमारा जो है आंसर है 400 से 700 ये नैनो। अभी जस्ट हम लोग देखे थे 3900 से आसपास। तो जो विजुअल है वही हमारा जो है हम लोग उसमें विग्योर में भी देखते हैं। तो यही हमारा आंसर होगा। आगे हम देखते हैं कि आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है। तो आर्द्रता तो हमारा ए ऑप्शन हाइड्रोमीटर है, बी हाइड्रोमीटर। तो एक्चुअली बी जो है वो होना चाहिए हाइग्रोमीटर होना चाहिए यहाँ, और हमारा आंसर भी यही होगा हाइग्रोमीटर। जब हम आर्द्रता तो आर्द्रता जो है वो वायुमंडल में उपस्थित नमी, जलवाष्प वगैरह जो भी उपस्थित होता है तो उसको हम लोग आर्द्रता बोलते हैं। और आर्द्रता मापने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। वही हाइड्रोमीटर का प्रयोग जो हम लोग जल का घनत्व मापने के लिए करते हैं। तो हाइड्रो रेफर्स टू वाटर हम लोग जानते हैं, और हाइग्रो जो है वो आर्द्रता को रेफर करता है। इस तरह से वही पायरोमीटर जो हमारा सी नंबर में ऑप्शन है वो सूर्य विकिरण को मापने में प्रयोग लाया जाता है। वही इलेक्ट्रोमीटर जो है दूध का घनत्व को। और इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि हाइड्रोमीटर वायुमंडल में सापेक्षिक आर्द्रता मापन वाला यंत्र है। वही हाइड्रोमीटर से द्रव हो या जल के तुलनात्मक घनत्व को मापा जाता है। तो इस तरह से हम लोग अब आगे प्रश्न को देखते हैं कि दाब की इकाई क्या है। तो दाब की इकाई क्या है। तो दाब की इकाई जो है वो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। और इसको हम लोग देखते हैं कि ये कैसे आता है। तो एक्चुअली हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन क्या होता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को जो है लगने वाले प्रति एकांक क्षेत्रफल पे, तो क्षेत्रफल पे बल लग रहा है तो ये बल बटे क्षेत्रफल हो गया। बल का ऐसा है मात्रक हम लोग न्यूटन जानते हैं, और क्षेत्रफल है तो मीटर में, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है हमारा ये होगा, और हमारा आंसर ये है। और अगर इसका हम लोग एसआई मात्रक बोलेंगे तो एसआई मात्रक जो है इसका पास्कल होता है। एसआई मात्रक जो इसका पास्कल होता है। अब हम डिस्क्रिप्शन में देखते हैं कि डिस्क्रिप्शन में क्या है कि किसी भी तल का डेफिनेशन दिया है, और इसके बारे में दिया है अदिश राशि है, और दाब का मात्रक जो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसे पास्कल कहते हैं। तो अदिश आ गया, एक नया टर्म आ गया अदिश। तो अदिश में क्या होता है कि जिसमें जिसमें जो है परिणाम और दिशा दोनों होता है वो सदिश होता है। जिसमें परिणाम होता है लेकिन दिशा नहीं होता है तो वो हमारा अदिश होता है। तो इसलिए दाब क्या है हमारा अदिश राशि है। अब हम आगे चलते हैं। फिर प्रश्न का रिपीटेशन है कि दाब का मात्रक क्या है। तो हम लोग किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर फिर वही है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये चीज जो है
मैच नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर इसमें ई हो जाता है। पास्कल या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर रहेगा, तो हम इसको आंसर कर सकते हैं। इसके अलावा कौन सी अदिश राशि है, इसको हम लोग अगली स्लाइड में देखते हैं कि प्रश्न पूरा क्या है। तो इसमें दिया हुआ हमारा ऑप्शन फर्स्ट है बल, हमें अदिश खोजना है। तो बल के बारे में हम लोग जानते हैं ये सदिश राशि है। दाब जो है ये हमारा अदिश राशि है, जो हमारा आंसर भी है। वेग जो है सदिश राशि है, त्वरण जो है ये सदिश राशि है। तो यहाँ जो आंसर है हमारा ये होगा। और इसको हम लोग देखते हैं कि डिस्कशन में क्या है कि राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिणाम, अभी जस्ट हम चर्चा की है, दिशा परिणाम दोनों आवश्यकता होती है, सदिश होता है। और कुछ कुछ हम इस ध्यान रख सकते हैं कि बल है, वेग है, विस्थापन है, त्वरण है, संवेग है, ये सब जो है सदिश है। और जिसमें सिर्फ केवल परिमाण की आवश्यकता, दिशा नहीं, जैसे कि आयतन है, दाब है, चाल है, दूरी है, ये सब जो हमारा जो है ये अदिश राशि है। तो इस तरह से जो है सदिश सदिश है, इसको वेक्टर ट्रिंगल लॉ ऑफ एडिशन के द्वारा भी जोड़ा जाता है, मतलब कि वेक्टर सदिश को। तो ये सब चीजों को हम लोग इसमें देखते हैं। इसके अलावा जो है एक इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसमें कौन सा राशि का मात्रक नहीं होता है। तो प्रतिबल, बल, विकृति और दाब, तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो विकृति होगा। विकृति का जो है कोई डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि इसका जो डेफिनेशन होता है वो होता है कि अगर किसी को हम लोग चेंज कर दिए डायमेंशन, और उसका जो मूल डायमेंशन है, दोनों का जो अनुपात है चेंज डायमेंशन, और उसका जो फंडामेंटल डायमेंशन है, तो ये दोनों का अनुपात होता है। और इस दोनों अनुपात के लिए कोई भी विशेष वैल्यू नहीं रखा गया है, इसीलिए इसका जो है कोई मात्रक नहीं है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं विकृति का जो है कोई ऐसा मात्रक नहीं होता है। इसके आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, 14 नंबर में। तो 14 नंबर का जो प्रश्न है आपका वो है लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैगनी प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से कम है। दूसरा है कि लाल प्रकाश का बैगनी प्रकाश से ज्यादा है, तो यही हमारा आंसर भी है। सेकेंड बी हमारा आंसर भी है। तो हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग फ्रिज में उसको क्रॉस करवाए थे, तो हम लोग देखे थे कि नीचे भी है और ऊपर में आर है। तो आर का जो तरंग दैर्ध्य है, ये रेड कलर का तरंग दैर्ध्य है, वो बैगनी से ज्यादा होता है। तो वही लाइन लिखी हुई है। और बैगनी का हम लोग अभी जस्ट देखे थे कि 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर कितना था, 7900 एंगस्ट्रॉम था। तो इस तरह से हम लोग जो है अभी जस्ट देखे थे, तो इसके आधार पर भी जो हम लोग तुलनात्मक तरीके से जो है हम लोग इस दोनों का तरंग दैर्ध्य प्राप्त कर सकते हैं। वही आवृत्ति की बात करेंगे तो आवृत्ति में अपोजिट हो जाएगा। बैगनी कलर का जो है आवृत्ति है वो अधिक हो जाएगी, जबकि लाल रंग का आवृत्ति कम हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपका वही है कि बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कम आवृत्ति, वह आवृत्ति सबसे अधिक, जबकि लाल रंग का जो तरंग आवृत्ति अधिक, तरंग दैर्ध्य अधिक होगा लेकिन आवृत्ति कम होगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि प्रश्न में कि परमाणु का केंद्र का धन आवेशित किया गया। तो सबसे पहले हम लोग परमाणु को समझते हैं, परमाणु का केंद्र। तो परमाणु जो है हम लोग जानते हैं कि ये नाभिक है, और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में हम लोग देखते हैं क्या कि प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, जबकि न्यूट्रॉन जो है वो उसमें चार्जलेस है, वो न्यूट्रल है। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। जिससे हम लोग कक्षा की बात किए थे, के एल एम एन और 2n स्क्वायर भी हम लोग बताए थे। तो इसमें हम लोग देखते क्या है कि पी, तो इसमें जो न्यूट्रॉन जो होता है, तो ये अंदर वाला जो है, ये जो है न्यूक्लियस जो है ये पॉजिटिव चार्ज होता है। और पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए जो हम लोग यहाँ आंसर हमारा हो जाएगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। जब न्यूक्लियस हो जाएगा तो हम जो है यहाँ कह सकते हैं कि हमारा आंसर यहाँ परमाणु का धन आवेशित हिस्सा जो है वो हमारा न्यूक्लियस होगा। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको देखें। अब डिस्क्रिप्शन है कि एक परमाणु के केंद्र का धन आवेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक परमाणु का केंद्रक होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उपस्थित रहता है, न्यूक्लियन कहलाता है। और प्रोटॉन क्या होता है, धनात्मक आवेश वाला, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इसका नाभिक क्या, धन आवेश। प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक ने, और इलेक्ट्रॉन का जो है वो थॉमसन ने, जे थॉमसन ने जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। तो इस तरह से हम लोग को ये भी याद रखना है।
उसके आगे जो है हम देखते हैं कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो ठोस से जब सीधे गैस में, तो उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहता है, और हमारा आंसर ए है ऊर्ध्वापातन। और इसके उदाहरण है आयोडीन है, नेफ्थलीन है, कपूर है, ये सब है। फिर जब हम लोग इसको ठंडा करते हैं और भी चीज़, तो फिर ये जो है गैस से सीधे ठोस में आ जाते हैं संघनन प्रक्रिया द्वारा। तो ये सब ये हम लोग देख पाए हैं, ऊर्ध्वापातन हम लोग देखे हैं। इसके अलावे हम देखते हैं कि अगला जो प्रश्न है आपका वो है कॉस्मिक किरण क्या है। तो कॉस्मिक किरण एक्चुअली ये पॉजिटिव चार्ज वाला किरण होता है, और ये इसमें हमारा आंसर जो है ए है, हो जाएगा। और इसका जैसे कॉस्मिक किरण विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है, और नहीं है तो ये क्या करता है, हायर एनर्जी को आवेशित करने, जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से, और प्रकाश की गति वही होती है जो आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसको 3 लाख बोलते हैं हम लोग, 3 लाख मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये कॉस्मिक किरण के बारे में हम लोग जान जाते हैं। उसके बाद आपका 18 नंबर प्रश्न है कि 2G स्पेक्ट्रम में जी शब्द क्या है। तो 2G स्पेक्ट्रम में जी रेफर्स टू जनरेशन। आज हम लोग देखते हैं कि 5G का टाइम है, तो 5G भी जो है वो क्या करता है, जनरेशन ही दिखाता है। इसीलिए यहाँ भी हमारा आंसर जो है सी में जनरेशन, ग्लोबल नहीं होगा, गवर्नमेंट नहीं होगा, जनरेशन हो जाएगा। और पहले भी हम लोग जो कंप्यूटर में भी जो देखते थे, कंप्यूटर में भी जो पहले चिप्स के पहले बहुत सारी चीज आते थे, तो उसमें भी जनरेशन बदलते गया, उसका भी जो है नाम रखा गया है, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी। तो पीढ़ी भी, तो पीढ़ी जो है वो जनरेशन का ही वो हिंदी है, तो उस तरह से भी हम लोग इसको समझ सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं इसमें कि रडार का आविष्कारक कौन था। तो रडार रेडियो डिटेक्टिव एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। और रडार का जो ये खोज करी थी, तो वो रॉबर्ट वाटसन ने इसकी खोज करी थी रडार का। और रडार क्या करता है कि वायुयान के जो पोजिशनिंग है, उसके बारे में ये जानकारी देता है। और इसमें जो है रेडियो वेव, रेडियो तरंग का जो है इसमें प्रयोग किया जाता है, ये याद रखने वाली बात है। रेडियो तरंग जो है, रेडियो तरंग जो है इसमें प्रयोग किया जाता है। वही सोनार में देखे थे अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग किया जाता है, इसमें रेडियो तरंग किया जाता है। और फिर हम इसका डिस्क्रिप्शन को देखते हैं कि स्कॉटिश भौतिक शास्त्री एक रॉबर्ट वाटसन है, 1935 में जो है रडार को प्रयोग किए थे। और इसका फुल फॉर्म भी इसमें है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग व्यवस्था को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हवाई हमलों से पूर्व जो है इसको सचेत करने के लिए किया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है प्रश्न है गॉड पार्टिकल क्या है। तो गॉड पार्टिकल जो है वो हिग्स बोसोन को, तो हिग्स बोसोन को इसलिए कहा जाता है कि जब से हिग्स बोसोन की खोज हुई है, तब से उसको एक देवीय, आई थिंक गॉड गिफ्टेड उसको पार्टिकल बोला जाता है, इसलिए उसको मतलब किस तरह से बोला गया। चलिए हम आगे देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। हिग्स बोसोन एक कण है जो प्रथम परिकल्पना 1964 में की गई। इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 में हुआ है। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर इस पर जो है स्फीय कण गॉड पार्टिकल उपनाम से संदर्भित किया जाता है। हिग्स बोसोन कण का खोज करने वाले वैज्ञानिक की जोड़ी जो थी वो ब्रिटेन के पीटर डब्ल्यू ही और बेल्जियम के डब्ल्यू एडलस को जो 2013 में ही जो है फिजिक्स में जो है नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। इसके अलावा जो है एक प्रश्न है, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला। तो उसको जो मिला है वो 1930 में मिला है फिजिक्स में। और फिर हम देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन में। नोबेल पुरस्कार जो है आप जानते हैं वो विशिष्ट विशिष्ट से विशिष्ट क्षेत्रों में जो है दिया जाता है। और इसके बारे में बहुत सारी मतलब की स्टोरी है। अल्फ्रेड नोबेल जो है उन्हीं के सम्मान में दिया जाता है। तो आगे हम देखते हैं कि भौतिकी के नोबेल पुरस्कार विजेता जो है भारतीय चंद्रशेखर वेंकट रमन भी थे, और 1930 में ये जो है सीवी रमन को ये मिला है। और अन्य व्यक्ति जो है अन्य व्यक्ति जो है रविन्द्रनाथ ठाकुर को साहित्य में 13 में मिला है, अरविंद खुराना को चिकित्सा में 68 में,
सुब्रमण्यम को, एस चंद्रशेखर को भौतिकी में फिर 83, मदर टेरेसा शांति 79 में, और अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स में 1998 में मिला। तो इसको हम लोग देख पाए कि नोबेल प्राइज वाले को। उसके बाद जो है हम चलते हैं कि 22 नंबर प्रश्न है कि टेलीस्कोप की खोज किसने की थी। तो टेलीस्कोप न्यूटन जान रहे कि बल का, जेम्स वाट भी नहीं, रदरफोर्ड, गैलीलियो। तो गैलीलियो आपका आंसर हो जाएगा। गैलीलियो ने इसके अलावे जो है जब आप जानते हैं कि ये लॉ ऑफ इनर्शिया भी दिए थे, जड़त्व का नियम भी दिए थे गैलीलियो ने। टेलीस्कोप में दूर की स्थित वस्तु को देखा जाता है, और अक्सर जो इसका प्रयोग है वो जब सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण वाली स्थिति होती है तो उस समय भी जो है अंतरिक्ष में उपस्थित जो है उसकी आकाशीय घटनाओं को देखा जाता है। तो इसके आगे जो प्रश्न हम लोग देखते हैं वो है सदी की शुरुआत में हवाई जहाज। तो ये बहुत आसान सा प्रश्न है आपका। राइट ब्रदर्स, राइट बंधु, आप बचपन से ही इसको जानते होंगे कि राइट बंधु ने खोजा, और उस समय की जो है ये बहुत बड़ी जो है कह सकते हैं कि उपलब्धि रही है, और यातायात के संदर्भ में। और आगे हम देखते हैं कि एक माइक्रोन बराबर होता है। तो एक माइक्रोन के लिए जो 10 पर पावर जो है -6 होता है एक माइक्रोन। तो एक माइक्रो होता है, और माइक्रो, और जब मीटर में, एक मीटर में, ये मीटर में होता है। और जब हम लोग आंसर देखते हैं कि ये मिलीमीटर में है, तो हम क्या करेंगे कि 10 पर पावर -6 को 10 पर 1000 से उसको हम लोग गुना करते हैं। तो फिर जो हमें आंसर प्राप्त होगा वो 10 पर पावर -3 mm जो है वो प्राप्त होता है। और इस तरह से हमारा आंसर जो है सी हो जाएगा हमारा आंसर। 24 माइक्रोन ये बराबर होगा। उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि 25 नंबर हमारा जो प्रश्न है वो है 40 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो 40 डिग्री को सबसे पहले हम लोग जो है C/5 और F-32/9, ये हमारा बेसिक फार्मूला है कि जब सेल्सियस फ़ारेनहाइट हो दोनों को इक्वल करो। तो सेल्सियस के लिए क्या करते हैं हम लोग कि सेल्सियस का वैल्यू रखते हैं। तो सेल्सियस के लिए 40 रखे, 5 रखे, और फिर F-32 = 9। ये जो है 8 बार में हो जा कट गया। तो फिर 9 है 72, तो F = हो जाएगा 32 + 72। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, और वो हमारा आंसर ए होगा। ए, तो इस तरह से कोई भी हम लोग इस फार्मूला के माध्यम से जो किसी को भी जो हम लोग बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग आज जो है इसका जो पहला सेट देखे, ये 25 क्वेश्चन का सेट तक देखे, इसके माध्यम से हम लोग समझ पाए कि किस प्रकार के प्रश्नों को पूछा गया है। और आगे भी हम इसका सेट लेकर आपके पास, आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक आप इस प्रश्नों को देखें, समझें, रिविजन करें, और गुरु मंत्रा सिविल क्लास के साथ अपनी तैयारी को एक नया रूप दें। तो फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, अगले क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए। धन्यवाद।